हेलो दोस्तों, दिस इज़ शुभम और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये केस स्टडी का टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम 2017 की केस स्टडी डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर है वो यूपीएससी आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है। और उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोर्स का जो मकसद है वो है 120 प्लस मार्क्स जीएस पेपर 4 में पाना। और मेरा आपसे वादा है कि अगर आप ये पूरा लेक्चर सही से देखेंगे और जितनी भी चीज़ें मैं आपको कहता हूँ करने के लिए उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, और अपनी तरफ से भी थोड़ी मेहनत थोड़ा एफर्ट डालेंगे, तो ये लक्ष्य कुछ कठिन नहीं होगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं 2017 जीएस पेपर 4 की केस स्टडी। तो केस कह रहा है, थोड़ा सा केस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रीफली, कि आप एक स्पेयर पार्ट कंपनी ए है, ठीक है। तो केस ऐसा है कि कंपनी ए है और एक है कंपनी जिसका नाम है बी। आप कंपनी ए के मैनेजर, ठीक है, आप कंपनी ए के मैनेजर हैं। इस चीज़ को इसको ध्यान रखना। और आपको एक डील नेगोशिएट करनी है एक दूसरे मैनेजर के साथ जो कंपनी बी में काम करता है, ठीक है। यू बिलोंग टू कंपनी ए, आप इसके मैनेजर हैं। एक दूसरा मैनेजर भी है जो कंपनी बी में काम करता है। इसके साथ आपको एक डील साइन करनी है और ये डील जो है हाईली कॉम्पिटिटिव है। इसके लिए बहुत सारे लोग निगाह बिठाकर बैठे हुए हैं और इस डील को सक्सेसफुली साइन करना इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर योर कंपनी, ठीक है। फिर आप डील के बारे में बात कर रहे हैं। आप डिनर पे गए हुए हैं मैनेजर बी के साथ, ठीक है। दूसरी कंपनी के मैनेजर के साथ आप डिनर पे गए हुए हैं और डिनर के बाद मैनेजर बी ने आपको होटल छोड़ने का प्रस्ताव किया अपनी गाड़ी से, ठीक है। अब आप और वो दोनों, ठीक है, आप और वो दोनों गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। अचानक से होता क्या है कि एक मोटरसाइकिल सवार, ठीक है, एक मोटरसाइकिल सवार रास्ते में आता है आपकी गाड़ी से, यानी कि मैनेजर बी की गाड़ी से टकरा जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें लगती हैं, ठीक है। आपको ये पता है कि ये जो मैनेजर बी साहब थे काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहे थे और ध्यान नहीं रख रहे थे। इसकी वजह से उनका कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील से हट गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करने लगती है और इस पूरे मामले के आप अकेले चश्मदीद गवाह हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो भी कानून है रोड एक्सीडेंट से संबंधित काफ़ी कड़े हैं। और आपको ये भी पता है कि अगर आप पूरी सच्चाई बता देंगे तो इसकी वजह से मैनेजर बी को सज़ा हो जाएगी। और मैनेजर बी को अगर सज़ा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो आपने डील साइन करने वाले हैं कंपनी बी के साथ, जो आपकी कंपनी ए कंपनी बी के साथ डील साइन करने वाली है, वो डील भी निरस्त हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में आपके व्हाट आर द डिलेमास यू फेस, ठीक है, और आपका इस सिचुएशन के प्रति क्या रिस्पॉन्स होगा, हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन, ठीक है। तो ये पूछा गया है केस में। इसको अब देखेंगे कि हम कैसे ये सॉल्व करते हैं। तो काफ़ी सिंपल तरीके से हम इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, कि अननेसेसरी अननेसेसरी चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को सोचने की कोशिश करते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से कोई भी केस स्टडी जो है कठिन हो जाती है। केस को जितना आप सिंपल रखेंगे, स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से होता है, उतना ही अच्छे तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हमेशा बात ध्यान रखिए कि सिर्फ 15 मिनट ही आपको मिलते हैं। 15 मिनट के अंदर आपको केस को पढ़ना है, स्ट्रक्चर करना है और लगभग 3 पेज का आंसर भी लिखना है, जो काफ़ी कठिन हो जाता है अगर आपने पढ़ा ना हो, आपने अगर स्ट्रक्चर सही से नहीं किया हो, ठीक है। तो चलिए इसका अप्रोच देखते हैं। तो अप्रोच होगा, सबसे पहले जैसा कि मैंने बता रखा है कि अगर सिचुएशन बेस्ड केस स्टडी होगी तो सबसे पहला काम स्टेक होल्डर्स के लिखेंगे, का नाम लिखेंगे, फिर पूरे केस का सिनॉप्सिस लिखेंगे, ठीक है। फिर एथिकल डिलेमा इस केस में पूछा है वो लिखेंगे। फिर आपका इस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स होगा वो लिखेंगे, उसका जस्टिफिकेशन लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्स पूछा है, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। लेकिन जब भी एथिक्स में आप रिस्पॉन्स कुछ भी कोई भी एक्शन लिखते हैं
एथिक्स का मतलब ही होता है कि आप अपने एक्शन को जस्टिफाई कर सकें, कुछ आर्गुमेंट दे सकें कि आपने ये अगर फैसला लिया तो क्यों लिया, इसके पीछे क्या आर्गुमेंट है, इसके पीछे कौन से सिद्धांत हैं, कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आपने ये फैसले लिए। गेटिंग इट? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे। तो चलिए, स्टेक होल्डर्स तो आसान है, माई सेल्फ, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने बता रखा है कि इस तरीके से आप पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट में आप माई सेल्फ, ऑर्गेनाइजेशन, फिर विक्टिम हो गया, फिर उसके बाद मैनेजर, दूसरे कंपनी बी के मैनेजर, फिर उसके अलावा पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। फिर अगला जो होगा स्टेक होल्डर वो होगा सोसाइटी। सोसाइटी विल बी अ डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेक होल्डर इन ईच एंड एवरी केस। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम को हमें लिखना है या हमें इस केस की समरी लिखनी है। ठीक है, समरी लिखना इम्पॉर्टेंट इसलिए है, देखिए समरी क्यों इम्पॉर्टेंट है मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, फिर से आपको बता देता हूँ। समरी लिखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप एग्ज़ामिनर जब आपकी समरी पढ़ता है तो एग्ज़ामिनर को समझ में आ जाता है कि आपने पूरा केस समझा है। ठीक है, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है एग्ज़ामिनर के आंखों में। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो केस स्टडी लिखते हैं एग्ज़ाम में लेकिन अच्छी तरीके से केसेस को नहीं समझते हैं, और एग्ज़ामिनर आपसे पहले बहुत सी ऐसी कॉपियाँ पढ़ पढ़ के बोर हो चुका होता है। ठीक है, रबिश और गार्बेज आंसर पढ़ते पढ़ते, गार्बेज केस स्टडी पढ़ते पढ़ते बोर हो चुका होता है, और जाहिर सी बात है कि वो भी इंसान है, आपकी जब केस स्टडी आएगी तो उसको आपको भी वो उसी निगाह से देखेगा। इसलिए समरी लिखना इम्पॉर्टेंट है ताकि ताकि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, क्रेडिबिलिटी उसकी निगाहों में पहले से सेट हो जाए, ताकि उसके अंदर इंटरेस्ट जगे और बाकी आपकी वो केस स्टडी पढ़ने की ज़हमत उठाए। तो मैं मैनेजर हूँ कंपनी का, ठीक है, जिसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई एम ऑल्सो बीइंग एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। व्हाट शुड बी द राइट कोर्स ऑफ एक्शन व्हेन बोथ ऑफ दीज वैल्यूज कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। इस तरीके से आप चाहे तो प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, या तो सिंपल तरीका है कि आप समरी लिख दीजिए कि आई एम अ मैनेजर of an organization and my duty is to strike a deal with other company, but there was an accident and my ethical, अब पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे, if I tell honest account of the entire case, entire incidents, sorry, then then profitability of my organization may get jeopardized. ठीक है, या sustainability and existence of my organization may get jeopardized. तो इस तरीके से आप अपने केस को लिखने की कोशिश करेंगे। या दूसरा तरीका ये है जैसे मैंने लिखा है कि मैं मैनेजर हूँ कंपनी का जिसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उसके साथ साथ मेरे ऊपर एथिकल और रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग भी हूँ। ऐसे मामले में एक सही रास्ता क्या होना चाहिए, जब भी ये दोनों वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट करेंगी, ठीक है, माई ड्यूटी टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस माई adherence to ethical principles, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मुझे कौन सा रास्ता चुनना है इस केस में, इसके बारे में पूछा है। इतना आपने लिख दिया। अब एथिकल डिलेमा लिखेंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट आर द डिलेमास यू विल फेस, तो एथिकल डिलेमा में आप है प्रोफेशनल वैल्यूज वर्सेस ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, मेरी प्रोफेशनल वैल्यू कहती है कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूं, जो हो सकता है कि खतरे में पड़ जाए अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा या ईमानदारी से पूरी घटना का जो घटनाक्रम है वो पुलिस को बता दूंगा। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन वैल्यूज़ ये कहती है कि मैं जो एक्सीडेंट विक्टिम है उसको इंसाफ दिलाने के लिए उसके साथ खड़ा रहूं। ठीक है, तो दो ये हो गया एक एथिकल डिलेमा। फिर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस वर्सेस पर्सनल कंसाइंस।
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस वर्सेस पर्सनल कंसाइंस, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी, एक और लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी वर्सेस ड्यूटी टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ट्यूशन एंड फेलो ह्यूमन बीइंग। ये मेरी ड्यूटी है। तो इन इस तरीके से आप एथिकल डिलेमा लिखेंगे। एथिकल डिलेमा होता क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी आपको एक बार और बता देता हूँ। तो एथिकल डिलेमा का मतलब होता है व्हेन टू कॉम्पिटिंग प्रिंसिपल्स, टू कॉम्पिटिंग प्रिंसिपल्स comes in conflict with each other। समझ आई बात? जब दो सिद्धांतों का टकराव होता है तो एथिकल डिलेमा की सिचुएशन खड़ी होती है। इसको हम हिंदी में धर्म संकट भी कहते हैं। गेटिंग इट? चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। चलिए, तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा इस सिचुएशन में, ये पूछा है। देखिए, इसमें एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि इससे ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। जब ऑप्शंस अवेलेबल टू यू होता है तब जाके आप कुछ ऑप्शंस लिखते हैं। पहला ऑप्शन तो ये लिखेंगे कि यू विल टेल लाई टू पुलिस, ठीक है। दूसरा है यू विल टेल ट्रुथ, ठीक है। तीसरा है यू विल ट्राई टू सेटल केस विथ accident victim by compensating sorry by compensating and paying medical expenses, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। फिर इसमें आप जो है सबके मेरिट और डिमेरिट लिख के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबके मेरिट और डिमेरिट लिखेंगे। लेकिन इस केस में ये नहीं पूछा है, इस केस में सीधे सीधे आपको रिस्पॉन्स पूछा है, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो इसमें लिखेंगे आई विल गिव ऑनेस्ट अकाउंट टू द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी एंड हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम टू गेट जस्टिस, ठीक है। उसके साथ साथ मैं मैनेजर बी को परसुएड भी करूंगा कि वो अपनी गलती स्वीकार कर ले, ही शुड प्लीड गिल्टी, एंड वो भी एक्सीडेंट बढ़कर एक्सीडेंट विक्टिम को मदद करे ताकि उसका सही से इलाज हो सके। ये मेरा रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। अब इसका जस्टिफिकेशन हमें देना है। तो ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, हमेशा याद रखिए कि केस स्टडी में जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो जो सही है, जो सही रास्ता है उसी को चुनिए, ठीक है। व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दिस केस स्टडी इन वेरियस कोचिंग्स जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे बच्चों का रिस्पॉन्स ये था कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम उस एक्सीडेंट विक्टिम को कॉम्पनसेशन दे के और पैसा रुपया दे के उसका इलाज भी हो जाएगा और उसको दवा दारू भी मिल जाएगी, उसके परिवार को भी लाभ पहुँच जाएगा और और जो आपकी डील है कंपनी बी के साथ वो भी ख़राब नहीं होगी। तो बैलेंस, लेकिन क्या ये सही है कि किसी को जानबूझ के, आप देखिए केस पढ़ेंगे तो केस में यही दिया हुआ है, वो जानबूझ के मतलब अनजाने में हुई गलती नहीं है। दैट मैनेजर वाज ड्राइविंग वेरी रैशली, रैश ड्राइविंग कर रहे थे, ठीक है। बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग कर रहे थे। इसका मतलब है कि उनकी गलती थी,
ठीक है। तो इस मामले में आप रफा दफा करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि गलती हुई है और अनजाने में नहीं हुई है। उसके पीछे रीज़न था, भले ही जानबूझ के तो तक नहीं टक्कर मारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जिसको कहते हैं कि ध्यान नहीं रखा। ठीक है, तो गलती थी। तो इस केस में वो पैसा देकर रफा दफा करने वाला मामला नहीं आएगा, क्योंकि उससे पूरी तरीके से जस्टिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस मामले में आप ऑनेस्ट अकाउंट देंगे और उसका जस्टिफिकेशन देखिए। जस्टिफिकेशन बहुत प्यारा देना पड़ेगा, ताकि आप इस मामले को सही तरीके से इस केस को सॉल्व कर सकें। तो पहला तो लिखेंगे, डू ऑन टू अदर्स व्हाट यू एक्सपेक्ट अदर्स डू टू यू। ठीक है, ये कांट का गोल्डन रूल है। कांट वॉज अ फिलोसफर। वो ये कहते थे कि लोगों के साथ वो करो जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग भी आपके साथ करेंगे। यानी कि अगर आप उस मोटरसाइकिल जो विक्टिम है, अगर उसकी जगह पर होते तो आप क्या एक्सपेक्ट करते? कि आप यही एक्सपेक्ट करते कि आपके साथ इंसाफ हो, आपको इंसाफ मिले, और जिसने आपको आपके साथ एक्सीडेंट किया है उसको सज़ा मिले। ठीक है, तो पहला तो गोल्डन रूल यही, गोल्डन रूल कांट का ये कहता है, डू ऑन टू अदर्स व्हाट यू एक्सपेक्ट अदर्स डू टू यू। ठीक है, तो पहला तो आर्गुमेंट ये हो गया, जस्टिफिकेशन। दूसरा है, एक्टिंग ऑन माई कंसाइंस एंड गिविंग ऑनेस्ट अकाउंट टू द पुलिस विल प्रोवाइड मी डीप सेटिस्फैक्शन एंड बूस्ट माई सेल्फ एस्टीम, जिससे मेरे करियर में फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो देखो पहला स्टेक होल्डर क्या था, मी। तो मुझे, मेरे ऊपर क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, स्टेक होल्डर लिखने का यही फ़ायदा होता है। पहले आपको जब स्टेक होल्डर्स पता होंगे, तो स्टेक होल्डर्स के ऊपर आपके एक्शन का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, उसके बेसिस पे आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आपके ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया कि आपका कंसाइंस, आपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिस अगर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपके करियर में आपको मदद मिलेगी। फिर दूसरा है कि अगर सत्य का मैं साथ दूंगा तो मैं समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करूंगा, जिससे समाज, एक बेहतर समाज और एक बेहतर सोशल वैल्यूज़, सामाजिक मूल्यों की आधारशिला में रख पाऊंगा। तो ये हो गया सोसाइटी। ठीक है, फिर एक और लिख सकते हैं कि पनिशमेंट, फिर एक हो गया लॉ भी इसमें स्टेक होल्डर है। रैश ड्राइविंग के लिए अगर सज़ा मिलेगी तो बाकी लोगों के लिए ये सबक का काम करेगा। ठीक है, जिससे लोग समझदारी से गाड़ी चलाएंगे और इरिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग नहीं करेंगे। ठीक है, इट विल लीड टू रिस्पॉन्सिबल सोशल बिहेवियर बिहाइंड द व्हील्स। फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है, दिस विल हेल्प पुलिस टू एनफोर्स लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट। ठीक है, फिर अधेरिंग टू मोरल ग्राउंड अगेंस्ट प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गुडविल ऑफ सोसाइटी एंड कस्टमर। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसको क्या फ़ायदा होगा? जब ये बात मीडिया में सामने आएगी और लोगों को पता चलेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, या उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी मैनेजर ने अपने लाभ की चिंता न करते हुए, ठीक है, अपने लाभ की चिंता न करते हुए नैतिक मूल्यों का पालन किया, तो इससे समाज में उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक गुडविल बनेगा। ठीक है, गुडविल बनेगा और उससे एक नए कस्टमर्स, नया उसका ब्रांड इमेज बनेगी, जो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुंचाएगी। ठीक है, गुडविल अचीव बाय ऑनरिंग सोशल एथोस विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। ठीक है, फिर हो सकता है कि मेरा मेरा मोरल स्टैंड देख के मैनेजर बी का हृदय परिवर्तन हो जाए। ठीक है, वो हो सकता है कि अब आगे बढ़ के अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर ले, और इससे मैं मैनेजर बी को भी एक अच्छा इंसान बनाने में मदद कर सकता हूँ। देख रहे हैं आप, आपके उस एक्शन का सबके ऊपर अच्छा फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर सही बोल दिया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी, जो दूसरा मैनेजर है वो, उसको भी नुकसान है, उसको भी फ़ायदा है उससे। उसको एक लेसन मिलेगा और वो एक बेहतर इंसान बनकर सामने आएगा। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि उससे नए कस्टमर, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, उसकी जो सोशल एक्सेप्टेंस है आपके ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ेगी, जिससे उसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। ठीक है,
फिर आप अपना कंक्लूजन लिखेंगे। यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन। तो ह्यूमन वैल्यूज एंड आइडिया ऑफ जस्टिस फॉर इनोसेंट्स आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये कीवर्ड्स इस तरीके के आप नोट कर लेना और ऐसे अपने एथिक्स में यूज़ करने की कोशिश करना। कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमैनिटी या की स्टोन ऑफ ह्यूमैनिटी, की स्टोन भी लिख सकते हैं। की स्टोन क्या होता है? की स्टोन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पत्थर होता है जो किसी भी छत को सपोर्ट देता है, उसको बोलते हैं की स्टोन। These values are sacrosanct and should not be bargained over individual interest and profit। ठीक है, sacrosanct। sacrosanct क्या होता है? sacrosanct कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि sacrosanct किसको कहते हैं। Only by respecting these values we can achieve better tomorrow and create ethical organization। ठीक है, ऐसे वैल्यूज, ऐसे मूल्यों का हम रिस्पेक्ट करके हम एक अच्छे कल की परिकल्पना कर सकते हैं और एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। ठीक है, thus I will adhere to high moral ground and tell honest account of the accident to the law enforcement agency। इस तरीके से आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करते समय कुछ चीज़ें ध्यान में देने वाली है। ठीक है, थिंग्स टू कीप इन माइंड, थिंग्स टू कीप इन माइंड while writing conclusion। तो पहला है कि what action I took and why। सिर्फ कंक्लूजन पढ़ लेने से ही पता चल जाए कि आपने कौन सा एक्शन लिया और क्यों लिया। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है कि इट शुड कन्वे अ सेंस ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, सेंस ऑफ कंप्लीशन, उसको पढ़ते ही एक जो है ख़त्म होने का सेंस आने लगे। जैसा कि आप देखते हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज या कुछ भी, तो जब वो डॉक्यूमेंट्री ख़त्म होने वाली होती है तो जो नैरेटर होता है उसकी आवाज़, उसमें उसकी जो शब्दों का चुनाव होता है, ठीक है, वो बदल जाता है। वो उसको सुनते ही आपको लग जाता है कि अब ये डॉक्यूमेंट्री ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो वो सेंस ऑफ कंप्लीशन उसमें आना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि जैसे कि हम एक अच्छा कल बना पाएंगे। ठीक है, ऐसे लिया हुआ है बेटर टुमारो। ठीक है, क्रिएटिंग एथिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना होगा जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, होपफुल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस केस को पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज था ये डिस्कशन, होप आपको पसंद आया होगा। और ख़त्म करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, synopsisis.in की वेबसाइट पर जाइएगा। .in है, .com नहीं है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर जीएस पेपर 4 का ये पूरा कोर्स आप चाहे तो यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में इसकी पीडीएफ भी, जो मैंने अभी आज लेक्चर पढ़ाया केस का, वो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उसका पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलेगा टोटली फ्री। उसके अलावा सिनॉप्सिस आईएएस का हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको समय समय पे मिलते रहें। तो चलिए, ये था आज का लेक्चर, होप आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए और तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।